नमस्कार। कैसे हैं? कल अपन रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रीजनिंग में अपना पहला टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर का बेसिक अपना पूरा हो चुका था। इसमें कैलेंडर क्या है, किसने बनाया, किसके जन्म के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया, कैलेंडर में काम आने वाली इकाइयां, वार, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, सदी, इन सब का मतलब क्या है। एक एक पॉइंट को, एक एक डाटा को मैंने अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया था। अब अपन बात करते हैं कैलेंडर की। ये तो कैलेंडर का बेसिक था। अब ऑथेंटिक कैलेंडर की बात करते हैं, सैद्धांतिक कैलेंडर की अपन बात करते हैं। लेकिन कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं, वैसे ये जो कैलेंडर बनाया गया है, जो पोप ग्रेगरी ने बनाया था, ये इस दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर नहीं था। इससे पहले भी लोगों ने कई कैलेंडर बनाए थे। जैसे पोप ग्रेगरी द्वारा बनाए गए कैलेंडर से ठीक पहले एक जूलियस कैलेंडर और बनाया गया था। लेकिन उस जूलियस कैलेंडर में 365 दिन के बजाय एक वर्ष में 310 दिन ही बताए गए और उसमें बहुत सी त्रुटियां थी। और सबसे बड़ी बात, वो कैलेंडर जो है वो सौर वर्ष के साथ मिलान नहीं कर रहा था। इसलिए इससे पहले भी काफी सारे कैलेंडर बनाए गए। लास्ट में जाकर सभी प्रकार की त्रुटियों रहित और जिसमें 1% भी कमी या खामी नहीं थी, इस प्रकार का कैलेंडर जो निकल कर आया वो पोप ग्रेगरी द्वारा निर्मित किया गया था। इसीलिए इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्णतः मान्यता दी गई और सभी वर्ष सभी देशों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। आज पूरा विश्व इसे सर्वव्यापी रूप से स्वीकार करता है। आप भी देखते हैं अपने घरों में जो कैलेंडर अपन यूज करते हैं वो कैलेंडर पोप ग्रेगरी द्वारा निर्मित किया गया कैलेंडर ही है। लेकिन उस कैलेंडर से पहले भी अपन बात करेंगे कि अभी भारत में अपन निवास कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर है वो भी पोप ग्रेगरी के अलावा एक कैलेंडर और भी है जो भारत में प्रचलित है। जिनमें से जो पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर है, उस कैलेंडर को तो अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा हिंदू धर्म जिसे स्वीकार करता है, हिंदू धर्म में शास्त्रों के लिए जिसे काम में लिया जाता है, ज्यादातर जो तिथि वगैरह देखी जाती है, शुभ अशुभ घड़ियां देखी जाती है, वो चौघड़ियां मिलान किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर जिस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है वो कैलेंडर होता है पंचांग। मेरे हिसाब से आप सभी ने नाम भी सुना होगा। इस आधार पर भारतीय संस्कृति में दो प्रकार के कैलेंडर को स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति दो कैलेंडर को मान्य करती है, दो कैलेंडरों के अनुसार चलती है। जिनमें से ऐसा कैलेंडर जो पोप ग्रेगरी द्वारा निर्मित किया गया है, इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर। देखिए साहब, इस कैलेंडर का एक दूसरा नाम भी होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के अलावा इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर। और एक सबसे अच्छी बात, पोप ग्रेगरी ने इसका निर्माण किया था, तो इस कैलेंडर को ग्रेगरी के नाम से, ग्रिगोनियर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर जो कि केवल एक वर्ष के लिए बनता है। हर साल ये कैलेंडर चेंज हो जाता है। जैसे ही वर्ष चेंज होता है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 के बाद में जैसे ही 2021 आएगा, 2021 आते ही ये कैलेंडर चेंज हो जाएगा, मतलब अपने को नया कैलेंडर लाना पड़ेगा। ये जो कैलेंडर है इसको अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर या अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर या पोप ग्रेगरी के नाम के अनुसार अगर इसको प्रदर्शित किया जाए तो इसे ग्रिगोनियर कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस कैलेंडर का ये वाला जो नाम है ग्रिगोनियर कैलेंडर, ये नाम इसे 22 जुलाई 1957 को दिए गए। ये तारीख आप याद रखें। पोप ग्रेगरी द्वारा निर्मित कैलेंडर को ग्रिगोनियर कैलेंडर का दर्जा कब दिया गया? 22 जुलाई 1957 को। मतलब 22 जुलाई 1957 को इस कैलेंडर को पूर्णतया परख कर लिया गया। पूरे के पूरे विश्व में इसे
पूर्ण रूप से स्वीकार 22 जुलाई 1957 को किया गया था। इसी दिन पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया, इसीलिए इस दिन इसका एक नया नाम पड़ा और इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम दिया गया। पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर हर वर्ष के लिए अलग अलग बनता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर या अंतरराष्ट्रीय व्यापक कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम का दर्जा 22 जुलाई 1957 को मिला है। दूसरा, शास्त्रार्थ के लिए या फिर समय की और तिथियों का मिलान करने के लिए विक्रम संवत को अंग्रेजी संवत के साथ मिलान करने के लिए, जैसे एक तारीख है एक तिथि है, इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए एक दूसरा कैलेंडर बनाया जाता है जिसे कहते हैं पंचांग। यह कैलेंडर लगभग सभी जगह लिखा हुआ होता है। अपन जब किताबें पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं या फिर कभी कोई डे स्कॉलर या लाइव क्लासेस देखते हैं तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाता है, इसी का ट्यूशन अपने को पढ़ाया जाता है, यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि पंचांग क्या है, पंचांग का मतलब क्या है और पंचांग पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखिए सर, पहले मैं बात कर रहा हूं पंचांग की। एक वर्ष में आप सभी जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। पंचांग की अगर अपन बात करते हैं तो पंचांग के अनुसार एक वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उन 12 में से 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं। किसी भी वर्ष के 12 महीनों में से 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं। 3 ऐसे महीने होते हैं जिनका पंचांग से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी वर्ष के केवल 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं और जो 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं, मतलब जिन 9 महीने को अपन पंचांग के महीने कहते हैं, उन 9 महीनों का मतलब क्या है? उन 9 महीनों में से जैसे अपन एक महीना ले लेते हैं, कोई भी एक महीना ले लिया, अपन ने ले लिया जनवरी, तो ये जो जनवरी महीना है ये जिस किसी दूसरे महीने के साथ पंचांग का महीना कहलाएगा। मतलब ये 9 महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। इनमें कोई 2 महीने आपस में पंचांग के हैं, 3 महीने आपस में पंचांग के हैं। इस प्रकार से इन 9 में से आपस में 2-2, 3-3 के जोड़ों के रूप में ये पंचांग के महीनों का निर्माण करते हैं। ये पंचांग के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने एक महीना लिया जनवरी, तो जनवरी जो महीना है वो पंचांग का महीना, जनवरी जो महीना है वो अक्टूबर महीने के साथ पंचांग महीना कहलाता है। मतलब जनवरी और अक्टूबर महीने जो है वो परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं पंचांग के महीने का मतलब क्या है। सुनिए ध्यान से, कोई भी 2 महीने यदि परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं, कोई भी 2 महीने यदि परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं तो उनकी प्रत्येक समान तारीख का वार भी समान होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी 2 महीने यदि परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं तो उन दोनों महीनों की प्रत्येक समान तारीख का वार भी परस्पर समान होता है। जैसे अगर जनवरी का अक्टूबर महीना पंचांग का महीना है और अपन ये कहें कि 5 जनवरी को मंगलवार है, तो आप कैलेंडर उठा के चेक कर लेना, उसी वर्ष की 5 जनवरी को अगर मंगलवार है तो सेम वर्ष की 5 अक्टूबर को भी वार मंगलवार ही होगा। मतलब जिन जो 2 महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं उनकी प्रत्येक समान तारीख का वार भी समान होता है। कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो केवल महीने ही अलग होते हैं, बाकी इसके अलावा सारे डाटा सेम होते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 मार्च 2015 को मंगलवार है। अब इस 2015 में जो भी इसका पंचांग महीना होगा, मार्च का जो भी पंचांग महीना होगा, उसकी 3 तारीख को वापस वार मंगलवार ही रहेगा। यह पंचांग का महीना मतलब होता है। पंचांग के महीने, कोई भी महीने जो परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं, उनकी प्रत्येक समान तारीख का वार भी समान ही होता है। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। पंचांग किसी भी वर्ष के, वापस बोल देता हूं, सुन लिया,
किसी भी वर्ष के जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में से 9 महीने पंचांग के महीने होते हैं। 3 महीनों का पंचांग से कोई सरोकार नहीं होता। जो 9 महीने पंचांग के महीने होते हैं वो भी परस्पर 2-2 या 3-3 के जोड़ों में आपस में पंचांग के महीने होते हैं। मतलब आपस में वो पंचांग की शर्तों को दर्शाते हैं या पंचांग की शर्तों की पालना करते हैं। और इसी प्रकार पंचांग के महीनों का मतलब क्या है? कोई भी 2 महीने अगर पंचांग के महीने हैं, परस्पर पंचांग के अगर महीने हैं, तो उन दोनों महीनों की समान तारीख का वार भी समान ही रहेगा, बशर्ते अगर उन दोनों में वर्ष भी समान हो। मतलब उसी वर्ष के लिए अगर अपन देखें तो उसी वर्ष में जिन 2 महीने आपस में पंचांग के महीने कहलाते हैं, उन दोनों महीनों की समान तारीखों के वार भी समान ही होते हैं। मेरे हिसाब से आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि अभी अपन ने बात की अगर उनके वर्ष समान हो, लेकिन जहां बात वर्ष की आ जाती है, जहां पर वर्ष का रोल होता है, जिस क्वेश्चन में वर्ष का महत्व निकल कर आता है, उस क्वेश्चन को अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक लीप, और दोनों वर्षों के लिए लगने वाली शर्तें अलग अलग होती है। इसलिए अपन साधारण वर्ष के लिए पंचांग के महीने और लीप वर्ष के लिए पंचांग के महीने पहले देखेंगे कि साधारण वर्ष के 9 महीने परस्पर पंचांग के महीने कौन कौन से होते हैं, और लीप वर्ष के जो 9 महीने होते हैं वो परस्पर पंचांग के महीने कौन कौन से होते हैं, और दोनों स्थितियों में जो 3-3 महीने पंचांग में शामिल नहीं होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद अपन बात करेंगे इस पंचांग पर बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर कोई दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष कौन सा? जिसमें फरवरी महीना 28 दिन का होता है, या फिर जिसका दूसरा नाम अलीप वर्ष होता है। पहले मैं बात उसी वर्ष की कर रहा हूं, साधारण वर्ष जिसमें फरवरी महीना 28 दिन का होता है। उसके 12 महीनों में से 9 महीने जो पंचांग के होते हैं, वो 9 महीने कौन कौन से हैं, और वो पंचांग के महीने परस्पर कैसे कैसे हैं, मतलब उनके पंचांग वाले जोड़े आपस में बनते कैसे हैं। देखिए साहब, किसी भी वर्ष के पंचांग महीनों का पता लगाने के लिए बहुत सी किताबों में, बहुत से क्लासेस के अनुसार उनके कोड पढ़ाए जाते हैं। कोडिंग सिस्टम से पंचांग के महीने प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे अपन बात करें, एक जनवरी महीना है, जनवरी को अपन ने कोड दे दिया 3। सपोज करो जनवरी को अपन ने 3 कोड दे दिया, तो उन 12 महीनों में से जिस महीने के कोड वापस 3 होंगे, जनवरी का कोड 3 है, उसी साल में जिस किसी दूसरे महीने का कोड 3 होगा, वो महीना इसके साथ पंचांग का महीना कहलाएगा। तो उसके लिए उस स्थिति या उस तरीके से अपने को पंचांग का महीनों का अगर पता लगाना है, तो उसके अनुसार अपने को 12 कोड तो याद करने पड़ेंगे साधारण वर्ष के, और 12 ही कोड अपने को याद करने पड़ेंगे लीप वर्ष के। इसके अनुसार 24 कोड याद करके और उसके बाद में पंचांग के महीनों का अपन पता लगाएं। याद हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 12 में से जो महीने आपस में पंचांग के महीने होते हैं उनके तो कोड समान ही होते हैं, उनको तो अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। आप 150 क्वेश्चनों पर अभ्यास करोगे तब जाकर तो वो कोड अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे तो उनको रटना पड़ेगा, और रटी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती है। इसके पंचांग के महीनों का पता लगाने के लिए मैं आपको एक सीधी सीधी ट्रिक बता रहा हूं, सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, जिसके माध्यम से अगर आपने एक बार उस सेंटेंस को याद कर लिया तो मेरे हिसाब से दोबारा कभी नहीं भूलोगे, और एक दो बार अगर वापस से प्रैक्टिस कर लो तो फिर तो भूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। और जिस किसी सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, कोई ज्यादा ऊटपटांग सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सा वाक्य लिख रहा हूं। उसी वाक्य में 4 शब्द आएंगे, उन चारों शब्दों में पंचांग के 9 महीने शामिल हो जाएंगे। मतलब पंचांग के 9 महीनों का आपको पता लग जाएगा कि 9 महीने कौन कौन से हैं, और वो महीने कौन से महीनों के साथ परस्पर पंचांग दर्शाते हैं। जो वाक्य, जिस वाक्य की मैंने बात की थी, वो वाक्य है, जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई।
ये एक लाइन है। लाइन का अर्थ समझ लोगे तो फिर भूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। जनक सीता के पिता, फरमान का मतलब संदेशा, सीता की दिशा का मतलब जिस तरफ सीता रहती है। सीता के पिता का संदेश सीता की दिशा में अंजू लेकर गई। ये एक वाक्य है। अगर पूरा वाक्य आप याद नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, इसके केवल 4 शब्द याद कर लो। पहला शब्द है जनक, दूसरा शब्द है फरमान, तीसरा शब्द है सीता की दिशा, जिसमें की साइलेंट है, इस की का यहां कोई अर्थ नहीं निकलता है, और चौथा शब्द है अंजू। किसी भी साधारण वर्ष के 55 महीनों के लिए ये 4 ही शब्द है, जनक, फरमान, सीता की दिशा और अंजू। आप अगर सबसे पहला शब्द देखोगे जनक, अगर आप इसके टुकड़े करते हो तो निकल कर आता है जन और अक। अब आप ये देखिए 12 महीनों में से ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो जन या अक से प्रारंभ होते हैं, और महीने सीधे सीधे। जन से तो प्रारंभ होने वाला महीना हो गया जनवरी, और अक से प्रारंभ होने वाला महीना हो गया अक्टूबर। मतलब किसी भी साधारण वर्ष में जिसमें फरवरी महीना 28 दिन का होता है, जनवरी और अक्टूबर महीने परस्पर पंचांग के महीने होते हैं, अर्थात जनवरी और अक्टूबर महीने की प्रत्येक समान तारीख का वार भी समान होता है। आप सभी के घरों में कैलेंडर लगा हुआ है, आप आराम से इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं, उठाकर देख सकते हैं कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर महीने की प्रत्येक समान तारीख का वार समान है या नहीं है। दूसरा शब्द लिखा गया फरमान। फरमान का अगर आप टुकड़े करोगे तो फर प्लस मा प्लस न, ये इसका संधि विच्छेद निकल कर आता है, जिसमें फर शब्द का शाब्दिक अर्थ है फरवरी, मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मार्च, और न शब्द का शाब्दिक अर्थ है नवंबर। साधारण वर्ष में ये तीनों महीने परस्पर पंचांग के महीने होते हैं। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीनों की प्रत्येक समान तारीख का वार भी समान होता है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो महीनों को, साधारण वर्ष में फरवरी तो है 28 दिन का, मार्च है 31 का, और नवंबर है 30 दिन का। तीनों महीनों के कुल दिन ही अलग अलग है। तो इस स्थिति को देखकर जब अपन सोचते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार तीनों महीनों के अगर दिन ही अलग अलग हैं तो महीनों की प्रत्येक समान तारीख का वार समान कैसे हो सकता है। एक मन में सवाल खड़ा होता है, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में बाद में खड़ा ना हो, इसलिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं। इसके 28 दिन, इसके 31 दिन, इसके 30 दिन, तीनों के कुल दिन अलग अलग है, लेकिन तीनों में 28 दिन तो कॉमन ही है। इसमें भी 28 दिन है, इसमें भी 28, इसमें भी 28 है, तो 28 दिनों के बाद तीनों में आपस में समान होंगे। अब 29वां दिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इन दोनों में तो 29वां है, तो इन दोनों में 29वां दिन समान होगा, इन दोनों में 30वां दिन भी समान होगा, 31वां दिन केवल अकेला इसमें है, तो कोई बात नहीं। इस मार्च महीने का 31वां दिन पंचांग का महीना है, पंचांग का दिन ही नहीं है, मतलब ये किसी के साथ पंचांग का दिन प्रदर्शित नहीं करता है। बात समझ में आ गई हो। इसके बाद में अगला है सितंबर और दिसंबर। सीता का तो सीधा सीधा निकल कर आ गया सितंबर, और दिशा का निकल कर आ गया 7 दिसंबर। ये परस्पर पंचांग के महीने हो गए। सितंबर का पंचांग महीना हो गया दिसंबर, और अंजू का संधि विच्छेद करोगे तो मिलेगा ए प्लस जू। ऐसे महीना होता है अप्रैल, और जू से महीना होता है जुलाई। अप्रैल और जुलाई महीने परस्पर पंचांग के महीने होते हैं। लो साधारण वर्ष के पंचांग वाले महीने सारे क्लियर हो गए। साधारण वर्ष के लिए जो लाइन या सेंटेंस कहा जाता है वो सेंटेंस है, जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई। पूरा सेंटेंस अगर याद न करना चाहिए तो केवल 4 शब्द याद कर सकते हैं, जनक, फरमान, सीता की दिशा, अंजू। जिसमें जनक के अनुसार, जनक शब्द के अनुसार पंचांग महीने हो गए जनवरी और अक्टूबर, फरमान के अनुसार पंचांग महीने हो गए फरवरी, मार्च और नवंबर, सीता की दिशा के अनुसार पंचांग महीने हो गए सितंबर और दिसंबर, अंजू के अनुसार पंचांग महीने हो गए अप्रैल और जुलाई। ये परस्पर पंचांग के महीने होते हैं। कोई भी 2 या 3 महीने जो आपस में पंचांग के महीने होते हैं उनकी समान तारीख के वार भी समान होते हैं। अब आप देखिए, गिन लीजिए, 2, 3, 5, 2, 7 और 2, 9। यही बात मैंने कही थी कि प्रत्येक वर्ष के 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं। ये 9 महीने पंचांग में शामिल हो गए। 3 ऐसे महीने होते हैं जिनका पंचांग से कोई सरोकार नहीं है, जो पंचांग में शामिल नहीं होते। कोई बात नहीं, एक बार के लिए उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से। 12 महीनों को क्रम के अनुसार अगर चलें तो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया।
एक तो नहीं आया मई, एक नहीं आया जून और एक नहीं आया अगस्त। ये 3 ऐसे महीने होते हैं जो कि साधारण वर्ष में पंचांग में शामिल नहीं होते हैं। मतलब अगर दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है तो इन तीनों महीनों की किसी भी समान तारीख का वार दूसरे महीने के साथ समान नहीं हो सकता। यह आपका साधारण वर्ष हो गया साहब। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। पंचांग में अगर बात साधारण वर्ष की है तो मैं लिख देता हूं। साधारण वर्ष की अगर बात है तो जनवरी का पंचांग महीना है अक्टूबर, फरवरी का पंचांग महीना मार्च और नवंबर, सितंबर का पंचांग महीना दिसंबर और अप्रैल का पंचांग महीना जुलाई। देखिए यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है, इस जू शब्द से 12 महीनों में से 2 महीने संचालित होते हैं, तो जून और 1 जुलाई। लेकिन याद रखना जून कभी नहीं आएगा, हमेशा जुलाई है। ये तो बात होगी साहब साधारण वर्ष की। अब मैं बात करता हूं अगर यहां पर वर्ष साधारण न हो और उस साधारण के स्थान पर अगर लीप वर्ष दे दिया जाए, मतलब जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है, अगर वो दे दिया जाए तो उस स्थिति में पंचांग के महीनों का पता कैसे लगता है उसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। मतलब लीप वर्ष में चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, पंचांग के महीने दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन महीने आपस में बदल जाते हैं, उन महीनों के जोड़े आपस में बदल जाते हैं। लीप वर्ष की स्थिति में पहली बात तो लीप वर्ष कौन सा है? सॉरी, लीप वर्ष वो है जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है। अब देखिए साहब, जिस प्रकार से साधारण वर्ष में पंचांग के महीने याद करने के लिए आपने वाक्य पढ़ा, जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई, उसी प्रकार लीप वर्ष के पंचांग के महीनों के लिए वाक्य होता है जन की अंजू। जन की अंजू फरंग से बड़े मान से सीता की दिशा में गई। सीता की दिशा दोनों में कॉमन रहता है। देखिए इसके पंचांग के महीनों के लिए लाइन हो जाएगी जन की अंजू फरंग से बड़े मान से सीता की दिशा में गई। ये लो साहब। अब देखिए वही बात, जिस प्रकार से साधारण वर्ष में पूरी लाइन याद ना करो तो 4 शब्द याद कर लो, उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी अगर पूरी लाइन याद ना करो तो 4 शब्द याद कर लो। जन की अंजू जिसमें की साइलेंट है, फरंग, मान और सीता की दिशा, इसमें भी की साइलेंट है। यही शब्द हैं, इनके माध्यम से पंचांग के महीने अपने आप निकल कर आ जाते हैं। जैसे जन की अंजू में जन का तो हो गया जनवरी, ए का हो गया अप्रैल और जू का हो गया जुलाई। देख लीजिए आप, साधारण के बजाय पंचांग के जो महीने वो आपस में बदल चुके हैं। जनवरी का साधारण वर्ष में जनवरी का पंचांग महीना अक्टूबर था, अप्रैल का पंचांग महीना जुलाई था, लेकिन अब अप्रैल और जुलाई दोनों मिलकर किसके साथ जुड़ गए? जनवरी के साथ। अक्टूबर यहां से निकल गया। ये होगा इसमें चेंज। क्या हुआ देखो, यहां से ये वाले दोनों महीने, ये तो अभी भी चाहे साधारण है चाहे लीप है, ये दोनों में पंचांग के, लेकिन लीप वर्ष की स्थिति में ये जाकर जुड़ गए किससे? जनवरी से। बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ और अक्टूबर यहां से निकल जाएगा, अक्टूबर इसमें शामिल ही नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा लिखा गया फरवरी। अब आप एक चीज देखिए, इसमें कौन कौन से महीने शामिल नहीं हो रहे थे? मई, जून और अगस्त। मई और जून तो दोनों स्थितियों में कॉमन है, साधारण वर्ष में भी शामिल नहीं होंगे, लीप में भी नहीं होंगे। लेकिन साधारण में कौन सा महीना है? अगस्त। यहां से एक महीना निकला, कौन सा निकला? यहां से महीना निकला अक्टूबर, अक्टूबर निकल जाएगा, उसकी जगह अगस्त आ जाएगी। देख लीजिए आप, फरवरी, फर्स्ट का मतलब तो हो गया फरवरी और अंग का मतलब हो गया अगस्त। लीप वर्ष में फरवरी तथा अगस्त महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। इसके बाद अगला शब्द है मान।
मान शब्द में मा का अर्थ निकल कर आया मार्च और न का निकल कर आया नवंबर। मार्च और नवंबर महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। वापस देखो आप, जनवरी और अप्रैल और जुलाई महीने साधारण। अगर आप ये लाइन याद नहीं करना चाहो तो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे याद करें, इसी से याद रहेगा। आप केवल अकेले एक याद कर लो, इसी से निकल कर आ जाएगा। अप्रैल और जुलाई दोनों साथ रहेंगे, लेकिन लीप वर्ष में ये जुड़ जाएंगे किसके साथ? जनवरी के साथ। तीन हो गए, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अक्टूबर यहां से निकल जाएगा और अगस्त आ जाएगा, और वो अगस्त आकर जुड़ गया किसके साथ? फरमान शब्द में फर के साथ जुड़ गया अगस्त, तो ये हो गया फरवरी। अब आप देखिए, फरमान शब्द में इन दोनों को आपने निकाल दिया, फर के साथ किसको जोड़ दिया? अगस्त को। तो फर के साथ अगस्त को जोड़ दिया, तो ये मान मान अकेला रह गया, तो ये मार्च और नवंबर। सीता की दिशा वैसा का वैसा ही। सीता की दिशा का मतलब सीता से तो हो गया सितंबर, और दिशा से क्या हो गया? दिसंबर। ये हो गए लीप वर्ष के पंचांग वाले। क्या चेंज हुआ है वापस देख लो। साधारण वर्ष में जनवरी का पंचांग महीना है अक्टूबर, जनवरी का पंचांग महीना अक्टूबर। फरवरी का पंचांग महीने हैं मार्च और नवंबर, फरमान। सीता का पंचांग महीना दिसंबर, और सितंबर का पंचांग महीना दिसंबर, और अप्रैल का पंचांग महीना क्या हुआ? जुलाई। अब क्या हुआ? ये अप्रैल और जुलाई लीप वर्ष की बता रहा हूं, ये तो साधारण क्यों हुई? लीप में अगर ये लाइन याद न करना चाहो, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सुन लो आप। अप्रैल और जुलाई दोनों जुड़ जाएंगे किसके साथ? जनवरी के साथ। जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई जुड़ गए, तो ये हो गया जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अब आप देखिए, साधारण वर्ष में जब जनवरी के साथ वाला महीना, जनवरी इनके साथ जुड़ गया, तो अक्टूबर रह गया, अक्टूबर निकल जाएगा। और साधारण वर्ष में 3 महीने जो पंचांग में शामिल नहीं हो रहे थे, कौन कौन से? मई, जून और अगस्त। अक्टूबर निकल गया, अगस्त उसकी जगह आ गया। लीप वर्ष में अगस्त आएगा, साधारण वर्ष में अक्टूबर आएगा। मई, जून दोनों में ही शामिल नहीं होंगे, दोनों में कॉमन रूप से शामिल ही नहीं है। अब वो जो अगस्त आया है, वो अगस्त आकर जुड़ेगा किसके साथ? वो अगस्त आकर जुड़ेगा फरमान के साथ। मतलब ये फर के साथ जुड़ जाएगा कौन? अगस्त। बन गया फरवरी और अगस्त। दूसरा हो गया फरवरी और अगस्त। तो फिर फरमान में फरवरी जो अगस्त के साथ जुड़ गया, तो मान अकेला बच गया। मान है ही है, मां का तो मार्च और नय का क्या हो गया? नवंबर। और सीता की दिशा दोनों में कॉमन है ही, सीता का तो हो गया सितंबर और दिशा का हो गया दिसंबर। ये लीजिए सब, ये लीप वर्ष के पंचांग महीने हुए। और अगर आप देखें, देखो आप 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, वही 9 महीने पंचांग में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से शामिल नहीं हुए? देखो आप, जनवरी शामिल हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई नहीं आया, जून नहीं आया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर नहीं आया। ये लो सब, ये बढ़ गया आपके। मई, जून और अक्टूबर महीने लीप वर्ष में पंचांग में शामिल नहीं होते। मई, जून और अगस्त महीने साधारण वर्ष में पंचांग में शामिल नहीं होते हैं। ये आपके साथ पंचांग वाले महीने हो गए, दोनों के दोनों वर्षों में, साधारण वर्ष के भी हो गए और लीप वर्ष के भी हो गए। अब आप देखिए, अब अपन बात करते हैं इन पर बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? साधारण वर्ष और लीप वर्ष अगर पंचांग में शामिल होते हैं, तो पंचांग पर आधारित क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो मैंने महीने लिखे थे, साधारण के यहां मैं लिख देता हूं लीप के। लीप में जनवरी के साथ तो कौन है? जनवरी के साथ जुड़ गए अप्रैल और जुलाई। फरवरी के साथ कौन जुड़ गया? फरवरी के साथ जुड़ गया अगस्त। मार्च के साथ कौन जुड़ा? मार्च के साथ जुड़ गया नवंबर। और सितंबर और दिसंबर है ये। आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हो, ऐसे याद रखो। सबसे पहला महीना जनवरी आता है, जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई जुड़ गए, फरवरी के साथ अगस्त जुड़ गया, मार्च के साथ नवंबर जुड़ गया, सितंबर के साथ दिसंबर जुड़ गया। शामिल कौन कौन से नहीं हुए? शामिल नहीं हुआ मई, जून और अक्टूबर। ये 3 महीने परस्पर पंचांग के महीने नहीं होते हैं। ये महीने किसी के भी साथ पंचांग का महीना प्रदर्शित नहीं करते हैं।
अब मैं बात करता हूं उस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उतने में आप समझ जाओगे और ये चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाएगा। पंचांग पूरा हो जाएगा, पंचांग में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इस पूरे टॉपिक का सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर स्टार्ट होगा, अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ये है, 16 जुलाई 2003 को रविवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 16 तारीख को रविवार होगा? ये क्वेश्चन है साहब। 16 जुलाई 2003 को रविवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 16 तारीख को रविवार होगा? एक बार आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 16 जुलाई 2003 को वार क्या है? रविवार। अब आगे की लैंग्वेज पढ़ो आप, क्या कह रहा है? तो इसी वर्ष का मतलब वर्ष कौन सा है? 2003 के कौन से महीने की 16 तारीख को रविवार होगा? आप देख लीजिए, वर्ष सेम है, केवल महीना अलग है। किसी भी वर्ष के अलग अलग महीनों की समान तारीख का वार भी अगर समान है तो वे दोनों महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। अब अपने को इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या करना है। 16 जुलाई का अगर रविवार है तो वापस किसी महीने की 16 तारीख को अगर रविवार होगा तो वो महीना जुलाई का पंचांग महीना होगा। क्योंकि कोई भी 2 महीने परस्पर पंचांग के महीने होते हैं तो उनकी समान तारीख के वार भी समान होते हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ पंचांग के महीने देखने हैं। उससे पहले आप ये देखो, 2003 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 2003 एक सन है, सन में अपन भाग देते हैं 4 का। 2003 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जुलाई का पंचांग महीना, शब्द लिखा था मैंने, जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई। अंजू, जुलाई का पंचांग महीना हो गया अप्रैल। अपने क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया? अप्रैल। आप चाहो तो कैलेंडर उठा के देख सकते हो, 2003 या किसी भी साधारण वर्ष की 16 जुलाई और 16 अप्रैल दोनों के वार आपस में समान होते हैं। यह आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूं आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, 12 मार्च 2016 को बुधवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 12 तारीख को बुधवार होगा? यह आपका सवाल है। देखिए साहब, क्वेश्चन कह रहा है 12 मार्च 2016 को बुधवार है, तो फिर पूछ रहा है तो इसी वर्ष, मतलब वर्ष कौन सा रहेगा? 2016 के कौन से महीने की 12 तारीख को बुधवार होगा? आप देख लीजिए, उसी वर्ष के 2 अलग अलग महीनों की सेम तारीख को वार भी सेम है, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा पंचांग। और आप सीधा सीधा दिमाग में बिठा लो, बोले इस प्रकार की लैंग्वेज केवल पंचांग की रहेगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो पंचांग की क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आएगी, दूसरी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ये टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अब रह गया मार्च के अपने को पंचांग महीने देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखो 2016 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? लीप वर्ष, क्योंकि इसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है। और 2016 अगर लीप वर्ष है तो मार्च का पंचांग महीना, 2016 में मार्च का पंचांग महीना। देखिए साहब, साधारण वर्ष में शब्द था फरमान, लेकिन लीप वर्ष में फर हट चुका, केवल मान ही है। मान का मतलब ये रहा, मार्च और नवंबर। अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवंबर। मतलब अगर 12 मार्च 2016 को बुधवार है तो 12 नवंबर 2016 को भी बुधवार ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखता हूं, 12 जनवरी
1992 को शनिवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 12 तारीख को शनिवार होगा? ये अपना सवाल है। 12 जनवरी 1992 को शनिवार है, ये डेट आ गई। 12 जनवरी 1992, वार बता रहा अगला शनिवार। और फिर ये पूछा है तो बताइए इसी वर्ष के कौन से महीने की 12 तारीख को शनिवार होगा? सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पंचांग का है। 1992 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 92 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब ये एक लीप वर्ष है, अर्थात इसमें फरवरी महीना 29 दिन का है। और जहां बात लीप वर्ष किया जाती है वहां आप याद करो, जनवरी के साथ महीना कौन कौन सा जुड़ता है? जनवरी के साथ अंजू जुड़ जाती है, साधारण वर्ष वाली अंजू, मतलब जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीने तीनों लीप वर्ष में पंचांग के महीने कहलाते हैं। मतलब यहां पर जनवरी अगर लिखा गया है तो आंसर हो जाएगा अप्रैल तथा जुलाई दोनों। मतलब 12 जनवरी 1992 को शनिवार है तो 12 अप्रैल 1992 को भी शनिवार होगा और 12 जुलाई 1992 को भी शनिवार ही होगा। आशा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर आधारित और कर लेते हैं, उसके बाद में ये पंचांग मेरी तरफ से कंप्लीट है, इसमें और कोई क्वेश्चन पूछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि 16 अक्टूबर 2004 को गुरुवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 16 तारीख को गुरुवार होगा? ये क्वेश्चन है साहब, आप देखिए सीधा सीधा। 2004 लैंग्वेज तो समझ ही गए, वापस पूरे डाटा लिखने की क्या आवश्यकता है। 2004 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? लीप वर्ष, मतलब फरवरी महीना 29 दिन का है। और आप अच्छी तरह से देख लीजिए, लीप वर्ष में मई, जून और कौन कौन से महीने शामिल नहीं होते हैं? लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर महीने पंचांग में शामिल नहीं होते हैं। और अगर ये अक्टूबर महीना पंचांग में ही शामिल नहीं है तो इसका मतलब इस अक्टूबर महीने की किसी भी तारीख का वार उसी वर्ष में किसी दूसरे महीने की उसी तारीख के साथ समान होना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कोई नहीं, या ऐसा महीना संभव नहीं है। यह आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसी के साथ ये पंचांग पोर्शन यहां कंप्लीट हो जाता है। पंचांग में सिर्फ और सिर्फ किसी भी वर्ष के, एक बार स्पीड से रिवाइज कर देता हूं, सुन लीजिए आप। किसी भी वर्ष के 12 महीनों में से 9 महीने पंचांग में शामिल होते हैं, जिनमें से साधारण वर्ष के जो महीने पंचांग में शामिल होते हैं उनके लिए जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई, मतलब जनवरी और अक्टूबर महीने परस्पर पंचांग के। फरमान में फरवरी, मार्च और नवंबर महीने परस्पर पंचांग के। सीता की दिशा में सितंबर और दिसंबर महीने परस्पर पंचांग के। और अंजू में अप्रैल और जुलाई महीने परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं। 9 महीने पंचांग के हो गए, बच गए मई, जून और अगस्त। किसी भी साधारण वर्ष में मई, जून और अगस्त महीने कभी पंचांग में शामिल नहीं होते हैं। इसी प्रकार लीप वर्ष में जन की अंजू फरंग से बड़े मान से सीता की दिशा में गई, मतलब जनवरी के साथ जुड़ जाते हैं अप्रैल और जुलाई, फरवरी के साथ जुड़ गया अगस्त, मान में मार्च और नवंबर, सीता की दिशा दोनों में कॉमन रहेगा। मतलब जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीने लीप वर्ष में परस्पर पंचांग के महीने होते हैं। फरवरी और अगस्त महीने परस्पर लीप वर्ष में पंचांग के महीने होते हैं। मार्च और नवंबर महीने परस्पर लीप वर्ष में पंचांग के महीने होते हैं। और सितंबर और दिसंबर महीने लीप वर्ष में परस्पर पंचांग के महीने होते हैं। इस प्रकार किसी भी लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर महीने कभी भी लीप वर्ष के पंचांग में शामिल नहीं होते हैं, जिनमें चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, मई और जून दोनों में कॉमन है, ये कभी शामिल नहीं होंगे। साधारण वर्ष में अगस्त शामिल नहीं होगा, लीप वर्ष में अक्टूबर शामिल नहीं होगा।
केवल इतना सा चेंज है, इसके अलावा बाकी सारा सेम पोर्शन है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे देना, नॉर्मल सा पॉइंट। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, पंचांग के महीने अगर याद है, तो बिना पेन चलाए आप केवल मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और अगर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या फिर अगर आपको पंचांग के महीनों का पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर देना संभव नहीं है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। इसलिए बेसिक क्वेश्चन आप अपने बेसिक नॉलेज के आधार पर ही दे सकते हो, ना कि कॉन्सेप्ट के आधार पर। मेरे हिसाब से आज की ये क्लास आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। कैलेंडर मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था, अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर और पंचांग। पंचांग पूरा हो चुका है, अब अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर की। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर वो होता है जो प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग बनता है, जो पूरे विश्व में सर्वव्यापी रूप से माना जाता है, जिसे पोप ग्रेगरी द्वारा जीसस क्राइस्ट नामक राजकुमार के जन्म पर बनाया गया था, जिसकी पहली तारीख 1 जनवरी और पहला वार सोमवार रखा गया। सोमवार को उत्पत्ति वार के नाम से जाना जाता है और पहली तारीख 1 जनवरी को 1 एडी भी कहा जाता है। ये सारी बातें अपने पहले हो चुकी है। और 22 जुलाई 1957 को इस कैलेंडर को पूरे विश्व में सर्वव्यापी रूप से स्वीकृति दी गई। इसीलिए उसी दिन इस कैलेंडर का एक नया नाम रखा गया, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। उस कैलेंडर में क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कैलेंडर के क्वेश्चनों की पहचान क्या है और उस पहचान के आधार पर उनको हल करने का तरीका क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। 4 से 5 दिन का लेक्चर मेरा इस टॉपिक का और बचा हुआ। मैं डेली केवल उतना ही वीडियो शूट कर रहा हूं जितना आपके समझ में आ सके। एक एक पॉइंट अपन क्लियर करते जा रहे हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो वो पॉइंट पूरा नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा होगा। आधे अधूरे को कल पूरा करेंगे, आपका लिंक टूट जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा अपन टॉपिक या पूरा चैप्टर या एक लॉजिक पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर की बात अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।